बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 6 से 11 एथिकल इश्यूज़ इन साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 17 को स्टार्ट करेंगे। तो लेसन नंबर 17 का नाम है इंपॉर्टेंट इश्यूज़ इन असेसमेंट। लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है और जैसे कि मैंने प्रीवियस लेसन्स में भी मैंने कहा था कि कुछ ऐसे लेसन्स हैं PSY 619 कोर्स में ना आपको हेल्पफुल होंगे। ये जो एथिकल इश्यूज़ इन साइकोलॉजी के कुछ लेसन्स हैं, और ये जो लेसन नंबर 17 भी ना आपको असेसमेंट के मामले में जो होने वाले जो इश्यूज़ होते हैं जब आप असेसमेंट कर रहे होंगे क्लिनिकल सेटिंग्स में, ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट हो गया, तो फिर क्या है कि उस दौरान ये जो लेसन नंबर 17 जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आपको असेसमेंट के जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है ना वो पता होना चाहिए आपको ओवरऑल। तो ये जो लेसन नंबर 17 है इसी बेस पर है। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन्हें साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या व्यूवर्स हैं या जो भी वीडियो वॉच कर रहा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और आप हमें जो है वो इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी को जानना चाहते हैं तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। लेसन के स्टार्ट में आपको टेस्ट कंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया गया है। तो साइकोलॉजिस्ट जो टेस्ट और दूसरे असेसमेंट टेक्निक्स डेवलप करते हैं वो अप्रोप्रिएट साइकोमेट्रिक प्रोसीजर्स का ना इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट डिज़ाइन, स्टैंडर्डाइजेशन, वैलिडेशन, बाइस को ना रिड्यूस या एलिमिनेट करने और यूज़ और इसके लिए ना रिकमेंडेशंस देने में ना करंट साइंटिफिक या प्रोफेशनल नॉलेज का यूज़ किया जाता है। और इसका मतलब यह है कि जब साइकोलॉजिस्ट को ना टेस्ट डिज़ाइन करते हैं तो इनको ना हर एस्पेक्ट्स को साइंटिफिकली वैलिडेट करना पड़ता है ताकि ना वो एक्यूरेट और रिलायबल हो। इंटरप्रेटिंग असेसमेंट रिज़ल्ट, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और प्लस ये कि जब आप जो है वो जब डायग्नोस करते हो, डायग्नोस करने के बाद इंटरप्रिटेशंस भी लाजमी होता है असेसमेंट का। तो इंटरप्रेटिंग असेसमेंट रिज़ल्ट में आपको बताया गया है इन द स्टार्टेड के असेसमेंट रिज़ल्ट को ना इंटरप्रेट करते वक्त साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट के पर्पस को ना समझते हुए बहुत से फैक्टर्स को ना कंसीडर करते हैं। और जो पर्सन्स एसेस हो रहे होते हैं इसको ना करेक्टरिस्टिक्स को भी ना मद्दे नज़र रखा जाता है। और ये करेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं। नंबर 1 पे सिचुएशनल फैक्टर्स, मतलब जैसे कि टेस्ट देने वाले का मूड या टेस्ट देने का एनवायरनमेंट। पर्सनल में फैक्टर्स में ये होता है जैसे कि टेस्ट देने वाले का जो है वो पर्सनल प्रॉब्लम्स या हेल्थ इश्यूज़ वगैरह हो गए। लिंग्विस्टिक फैक्टर्स की बात की जाए तो लिंग्विस्टिक फैक्टर्स में ये होता है कि जैसे कि अगर टेस्ट का लैंग्वेज और पर्सन्स का लैंग्वेज स्किल्स मैच नहीं करता। कल्चरल डिफरेंसेस की बात की जाए तो अगर पर्सन्स का कल्चर टेस्ट डिज़ाइन से डिफरेंट है तो ये ना इनके रिजल्ट्स को ना इन्फ्लुएंस कर सकता है। असेसमेंट बाय अनक्वालिफाइड पर्सन्स की बात की जाए तो साइकोलॉजिस्ट अनक्वालिफाइड पर्सन्स को ना साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेक्निक्स यूज़ करने के लिए नहीं प्रमोट करते। एक्सपेक्ट जब ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए ही होता है और अप्रोप्रिएट सुपरविजन्स के साथ किया जाता है। ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ना अगर किसी पर्सन को ना सही तरीके से असेस नहीं किया जाए तो टेस्ट रिज़ल्ट गलत हो सकता है। ऑब्सोलेट टेस्ट एंड आउटडेटेड टेस्ट रिज़ल्ट की बात की जाए तो ऑब्सोलेट टेस्ट का मतलब यही होता है कि जो टेस्ट को रिवाइज करना या अप टू डेट करना, ये ऑब्सोलेट टेस्ट में आता है। और आउटडेटेड टेस्ट जो जिसकी डेट जो है वो गुजर चुकी है या एक्सपायर हो चुका है। तो ओवरऑल इसमें बताया गया है कि साइकोलॉजिस्ट अपनी असेसमेंट या इंटरवेंशन डिसीजंस या रिकमेंडेशंस आउटडेटेड या ऑब्सोलेट टेस्ट डाटा के बेसिस पर ना नहीं करते। अगर टेस्ट रिज़ल्ट आउटडेटेड हो जाता है तो इसका अभी के लिए कोई फ़ायदा नहीं होता। और अगर वो टेस्ट अपने पर्पस के लिए ऑब्सोलेट हो जाए तो इसका यूज़ नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर किसी टेस्ट को ना पुराने नॉर्म्स के साथ कंपेयर किया जाता है
तो इसका रिज़ल्ट करंट सिचुएशंस के लिए रेलिवेंट नहीं होगा। ओके, हाँ, टेस्ट स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन सर्विसेज की बात की जाए तो इसमें ए पॉइंट में आपको ना बताया गया है ओवरऑल के साइकोलॉजिस्ट जो असेसमेंट्स या स्कोरिंग सर्विसेज दूसरे प्रोफेशनल्स को देते हैं, इनको ना टेस्ट के पर्पस, नॉर्म्स, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और प्रोसीजर्स के एप्लीकेशंस को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना पड़ता है। अगर कोई स्पेशल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हो तो इनको भी एक्सप्लेन करना भी पड़ता है। बी पॉइंट में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि इंटरप्रिटेशन सर्विसेज को ना एविडेंस की बेसिस पर ना सिलेक्ट करना होता है, जो प्रोग्राम की वैलिडिटी और प्रोसीजर्स के अप्रोप्रिएट कंसिडरेशंस पर बेस्ड होते हैं। सी पॉइंट में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि साइकोलॉजिस्ट को ना अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है ताकि ना वो असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट की अप्रोप्रिएट एप्लीकेशंस, इंटरप्रिटेशंस और इसको इंश्योर कर सकें। एक्सप्लेनिंग असेसमेंट रिज़ल्ट की बात की जाए तो इसमें आपको बताया गया है कि साइकोलॉजिस्ट को ना ये इंश्योर करना पड़ता है कि रिज़ल्ट के एक्सप्लेनेशंस इंडिविजुअल्स या डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव को ना दिए जाएं, और ये ज़रूरी है ताकि ना इनको ना समझा जाए, ताकि टेस्ट इनको ना समझ आए कि टेस्ट का क्या आउटकम्स था। लेकिन अगर रिलेशनशिप से ऐसे हो कि एक्सप्लेनेशन से देना नहीं हो सकता, तो जैसे कि प्री एम्प्लॉयमेंट से स्क्रीनिंग के सिक्योरिटी स्क्रीनिंग से या फोरेंसिक एवल्यूशन, तो रिजल्ट एक्सप्लेनेशन से प्रोवाइड जो है वह नहीं की जाती। रिलीज़ ऑफ टेस्ट डेट की बात की जाए तो ए में आपको बताया गया है कि ओवरऑल के साइकोलॉजिस्ट सिर्फ क्लाइंट या वो लोग जो रिलीज़ में मेंशनड हो, इनको ना टेस्ट डेटा प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी क्लाइंट ने रिलीज़ नहीं दिया तो साइकोलॉजिस्ट टेस्ट डाटा रिलीज़ करने से पहले ना ये देखेंगे कि कोई लीगल जो है लीगल मेन डेट तो नहीं है, जैसे कि कोर्ट ऑर्डर या लॉ रिक्वायरमेंट्स तो वगैरह तो नहीं है। बी पॉइंट में आपको बताया गया है ओवरऑल के अगर कोई क्लाइंट रिलीज़ नहीं देता, ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट सिर्फ टेस्ट डाटा रिलीज़ करते हैं जब लीगली मैंडेट हो, जैसे कि कोर्ट ऑर्डर या लॉ के ज़रिए। टेस्ट सिक्योरिटी की बात की जाए तो टेस्ट सिक्योरिटी का मतलब होता है कि टेस्टिंग प्रोग्राम के तमाम मटेरियल्स को कंटिन्यूसली मेंटेन और कंट्रोल करना, सिर्फ उन इंडिविजुअल्स के लिए जो क्वालिफाइड या डेजिग्नेटेड हो, इनको ना असेस देना। अगर टेस्ट मटेरियल्स का सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो इसका टेस्ट का स्टैंडर्डाइजेशन रिजल्ट, इंटीग्रिटी और टेस्ट की लॉन्ग टर्म वैल्यू पर ना बहुत नेगेटिव असर पड़ सकता है। कॉमन फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच की बात की जाए तो टेस्ट सिक्योरिटी ब्रीच काफ़ी ना डिफरेंट फॉर्म्स में होती है और कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 पे अनऑथोराइज्ड रिमूवल ऑफ टेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम टेस्ट साइट्स, पोस्टिंग ऑफ और सामने नंबर 2 पे है पोस्टिंग ऑफ टेस्ट आंसर्स ओवर द इंटरनेट। नंबर 3 पे जो है वो टेस्ट टेकर्स आस्किंग समवन एल्स टू टेक द टेस्ट इन दियर प्लेसेस में है। और नंबर 4 पे अनऑथराइज्ड कॉपिंग ऑफ कॉपीराइट टेस्ट मटेरियल्स है। और लास्ट में हैकिंग इनटू डाटा स्टोरेज लोकेशंस टू एसेस टेस्ट रिजल्ट्स है। ओके, मैंने इंग्लिश में ही पढ़ के आपको बता दी है, तो इसको समझाना जो है वो मतलब कि एक एक पॉइंट को जो है वो डिटेल से पढ़ कर समझाना, वो आपको जो है वो मतलब कि ईज़िली समझ में आ जाएगा पढ़ के ही, तो इसलिए मैंने इनको ना इंग्लिश में ही पढ़ लिया था। ओके, आगे अच्छा, ये जो है ब्रीचेस सिक्योरिटी के ये जितने भी हमने पॉइंट पढ़े हैं ना, ये एक्चुअल में ना ब्रीचेस सिक्योरिटी के इंटीग्रिटी को ना अफेक्ट करते हैं और टेस्ट रिजल्ट के रिलायबिलिटी को ना डैमेज करते हैं। ओके, अब मैं आता हूँ कंसिक्वेंसेस ऑफ सिक्योरिटी कंपैरिजंस कंसिक्वेंसेस ऑफ सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ की तरफ। तो इसमें ना आपको बताया गया है ओवरऑल के टेस्ट सिक्योरिटी में ना ब्रीचेस से सिर्फ मेजरमेंट की इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी को इफेक्ट नहीं करती, बल्कि ना ये टेस्टिंग से एसोसिएटेड फाइनेंशियल और सोशल बेनिफिट्स को भी कम कर देती है। अगर टेस्ट सिक्योरिटी का ब्रीच होता है तो इससे ना कई रिस्क जुड़ जाते हैं जो टेस्टिंग प्रोग्राम के सेफ्टी को ना अफेक्ट करती है। और ये रिस्क कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1 पे है डिक्रीज्ड वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। ये ए रिस्क होता है
ठीक है, डिक्रीज्ड वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। इसमें ये होता है कि अगर टेस्ट स्कोर्स को सिक्योरिटी ब्रीच अफेक्ट करते हैं तो ये ना उन असेसमेंट्स के टारगेट कंस्ट्रक्ट को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। इससे टेस्ट की एबिलिटी को कंसिस्टेंट मैनर्स में ना मेजर करना मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर टेस्ट स्कोर्स का रिज़ल्ट अगर गलत हो या इनकन्सिस्टेंट हो तो इसका टेस्ट का ना वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों पे ना इम्पेक्ट पड़ सकता है। बी इनफेक्टिव सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाता है। मतलब ये कि टेस्टिंग प्रोसेस की वैलिडिटी जब कम होती है तो वो ना ऑर्गेनाइजेशंस में एग्जामिनीज को ना सिलेक्ट करते वक्त इफेक्टिव नहीं रहती। जैसे जैसे वैलिडिटी डिक्लाइन होती है वैसे वैसे सिलेक्शन एरर्स का नंबर जो है वो बढ़ता है। इसका मतलब है कि जो इंडिविजुअल्स सिलेक्ट हो रहे होते हैं इनकी क्वालिफिकेशंस और एबिलिटीज़ प्रॉपर्ली असेस नहीं हो पा रही होती। सी में डिक्रीज्ड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है। मतलब ये कि जब सिलेक्शन प्रोसीजर्स इनफेक्टिव होते हैं तो वो ना ऑर्गेनाइजेशन से के परफॉर्मेंस आउटकम्स को भी इफ़ेक्ट करते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन से गलत लोगों को सिलेक्ट कर रही है तो इनकी ना परफॉर्मेंस भी गिर सकती है और जो वेल कंस्ट्रक्टेड असेसमेंट्स का फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं मिलता। डी में लोअर्ड कॉन्फिडेंस इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट है। मतलब ये कि अगर हाई प्रोफाइल केसेस में ना चीटिंग या कॉपीराइट कंटेंट का प्राइवेसी होता है तो ये ना सोशल परसेप्शंस को ना अफेक्ट कर सकती है और ये पब्लिक को डाउट में ना डाल सकती है कि स्पेसिफिक टेस्टिंग एप्लीकेशंस की फेयरनेस कैसे है या फिर टेस्टिंग इंडस्ट्री को ही लेकर ना डाउट हो सकता है। और आगे है इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ टेस्ट मटेरियल्स। मतलब टेस्ट कंटेंट प्रोसेस और डाटा को ना सिक्योर करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। टेस्ट सिक्योरिटी में ना थ्रेट्स ऐसे फैक्टर्स के शक्ल में होते हैं जो टेस्ट रिस्पॉन्सेस रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये ना फैक्टर्स कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1 पे है फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी ऑफ टेस्टिंग साइट्स कंटेंट एंड डाटा। इसमें ये होता है कि टेस्ट की मटेरियल्स और डाटा को ना फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली सिक्योर करना जो है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर डाटा लीक हो जाता है या टेस्ट मटेरियल्स को असेस किया जाता है तो इससे ना सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। ओके, जो बी मतलब कि ये जो सेकंड पॉइंट है appropriate qualifications levels of the test users and the administrators के नाम से है। तो इस सेकंड पॉइंट में ये होता है कि टेस्ट का यूज़र्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को ना अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशंस नहीं हो तो टेस्ट की एक्यूरेसी और रिज़ल्ट पे फ़र्क जो है वो पड़ सकता है। और थर्ड जो पॉइंट है कल्चरल वैल्यूज़ विद विच द टेस्ट आर एडमिनिस्ट्रेटेड है। मतलब ये कि जो कल्चरल वैल्यूज़ है ना इनका भी ना टेस्टिंग पे असर होता है। अगर टेस्ट एक डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया तो रिज़ल्ट इनएक्यूरेट हो सकता है। आगे है डिफरेंस इन डिलीवरी टेक्नोलॉजीज। मिसाल के तौर पर पेपर एंड पेंसिल, इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्सेज एंड कंप्यूटर बेस्ड। मतलब ये कि टेस्ट डिलीवरी टेक्नोलॉजी भी ना टेस्ट के सिक्योरिटी को ना अफेक्ट करती है। अगर पेपर बेस्ड टेस्ट है तो इनको ना लीक करना ज़्यादा आसान हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए स्पेसिफिक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है। लास्ट में जो है वो डिफरेंस इन स्टेक्स है। मतलब जैसे कि एजुकेशनल एडमिशन्स हो गया या सेल्फ डेवलपमेंट हो गया। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर टेस्ट का पर्पस एजुकेशनल एडमिशन या सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है तो स्टेक काफ़ी हाइक हो सकता है। हाइक स्टेक टेस्ट को ना सिक्योर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मेथड्स फॉर सिक्योरिंग टेस्टिंग प्रोग्राम्स। मेथड्स फॉर सिक्योरिंग टेस्टिंग प्रोग्राम्स की बात की जाए तो ना इसमें ना आपको मैं कुछ इस तरह से बता सकता हूँ कि साइकोलॉजिस्ट और दूसरे टेस्ट यूज़र्स ने टेस्टिंग मटेरियल्स और प्रोसीजर्स को ना प्रोटेक्ट करने के लिए कई मेथड्स डेवलप किए हैं। इनमें जो कुछ कॉमन मेथड्स हैं, नंबर 1 पे है डेवलपमेंट अल्टरनेटिव या पैरेलल टेस्ट फॉर्म्स हैं। मतलब अगर एक टेस्ट का विजन्स लीक हो जाता है तो दूसरा विजन्स रेडी होना चाहिए ताकि ना सिक्योरिटी ब्रीच के बावजूद टेस्ट को ना सिक्योर रखा जा सके।
और सेकंड पॉइंट ये है कि प्रोकटोरिंग टेस्टिंग साइट्स है, मतलब है टेस्टिंग साइट्स पे ना प्रोटोकॉल्स का होना बहुत ज़रूरी है, और ये प्रोटोकॉल्स इंश्योर करते हैं कि किसी भी चीटर्स को अपॉर्चुनिटी ना मिले। और थर्ड जो पॉइंट है वो ये कि फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकली सिक्योरिंग लोकेशंस ऑफ टेस्ट मटेरियल्स एंड रिजल्ट है, मतलब टेस्ट मटेरियल्स और रिजल्ट्स को ना सिक्योर जगह पर ना स्टोर करना और इनको ना इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी सिक्योर करना ज़रूरी होता है। फोर्थ मतलब कि जो फोर्थ नंबर पे ये है कि मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग टेस्ट रिस्पांस डाटा फॉर अबनॉर्मल रिस्पांस पैटर्न्स हैं, मतलब ये कि टेस्ट के रिस्पांस पैटर्न्स को ना मॉनिटर करना और एबनॉर्मल पैटर्न्स को ना एनालाइज करना जो इंडिकेट करते हैं कि सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे रेगुलरली सर्चिंग द इंटरनेट फॉर द टेस्ट कंटेंट एंड टेस्ट प्रिपरेशन मटेरियल्स है, मतलब साइकोलॉजिस्ट को ना इंटरनेट से पे ना सर्च करते रहना चाहिए ताकि ना कोई टेस्ट कंटेंट या प्रिपरेशन मटेरियल्स इलीगली शेयर ना हो रहे हों। और लास्ट में जो पॉइंट वही है कुछ इस तरह से कि कॉपीराइट ऑल टेस्टिंग मटेरियल्स हैं, मतलब सारे टेस्टिंग मटेरियल्स को ना कॉपीराइट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ना किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से ना बचा जा सके। और ये मेथड्स इंश्योर करते हैं कि टेस्टिंग के प्रोग्राम्स को ना सिक्योर रखा जा सके और ब्रीचेस से बचा जा सके। ये जितने भी हमने मेथड्स पढ़े हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि टेस्ट को सिक्योर करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, इनमें से जो है 3-4 या जितने भी आपको याद होते हैं आप इजीली याद कर लें, और अगर पेपर में आ जाए तो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकें। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप स्टूडेंट्स को बता दूं, तो इसमें अब इन द स्टार्टेड आपसे ना पूछा जा सकता है कि इंटरप्रेटिंग असेसमेंट रिज़ल्ट किस तरह से होते हैं, या इसके जो मेथड्स हैं वो किस तरह से हैं या किन फैक्टर्स पर मुश्तमिल होती है। तो सिचुएशन और पर्सनल लिंग्विस्टिक और कल्चरल डिफरेंसेस पर मुश्तमिल होती है। टेस्ट कंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन, और इंटरप्रेटिंग असेसमेंट रिज़ल्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया ऑलरेडी। ओके। असेसमेंट बाई अनक्वालिफाइड पर्सन बहुत आसान है, जाहिर सी बात है कि अनक्वालिफाइड पर्सन जो है वो असेसमेंट नहीं कर सकता, और क्वालिफाइड होना लाजमी होता है किसी न किसी फॉर्म में। ऑब्सोलेट टेस्ट एंड और डेटेड टेस्ट रिजल्ट्स के मामले में क्या होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको कैजुअल आप स्टूडेंट्स पढ़ लेना 5-6 मरतबा ताकि अच्छे से आपको लॉजिकल तौर पर क्लियर हो जाए इसका पॉइंट। ओके। एक्सप्लेनिंग असेसमेंट रिजल्ट में मतलब कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो हाईलाइट की हुई मैंने लाइन है इनको बस आप अच्छे से ना याद रख लेना। टेस्ट सिक्योरिटी ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, कंसिक्वेंस ऑफ सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो पॉइंट है जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है डिक्रीज वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी इनफेक्टिव सिलेक्शन प्रोसीजर्स, ये किस तरह से होते हैं जब कंसिक्वेंसेस ऑफ सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होती है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ टेस्ट मटेरियल्स में इसके जो है ना ये शुरू वाले जो पॉइंट है इसको बस अच्छे से ना आप स्टूडेंट्स याद रख लेना। ओके। और मेथड्स फॉर सिक्योरिंग टेस्टिंग प्रोग्राम्स ऑलरेडी मैं आप स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लेसन नंबर जो है वो 17 जो सॉरी ये जो है 17, हाँ लेसन नंबर जो 17 है कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं लेसन नंबर 18 में, और मेरी ये दुआ है आप स्टूडेंट्स के लिए जाते हैं कि अल्लाह ताला आप स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करें। जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स में इन्वॉल्व हो चुका है अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबियाँ आसान करें, आपकी मंजिलें आसान करें, और अल्लाह ताला आप पर रहमत शफ़क़त अनायत और बरकतें हर वक्त हर मुकाम पे रखें। आमीन तुम आमीन। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।